हेलो एवरीवन। सो आज है 17 जून 2026 एंड हम लोग देखने वाले हैं इनसाइट्स सिक्योर सिनॉप्सिस के यूपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो आज भी हम लोग अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन जितने भी दिए गए रहेंगे वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है रेफरेंस उसका। क्वेश्चन क्या बोलता है, द हीस्ट ऑफ 1947 रिफ्लेक्टेड द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर्स फाइनल ईयर इन इंडिया। तो भी हम सबको पता है कि इनिशियली ब्रिटिशर्स हमें इंडिपेंडेंस देने वाले थे 1948 अराउंड जून 1948 में, बट उन्होंने इसको प्रीपोन्ड कर दिया था। तो इसके पीछे जो उनका हेस्ट था उसके बारे में हमको बताना है। एनालाइज द रीजंस फॉर एक्सेलरेटेड ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और इसी को हमको बताना है कि क्यों उन्होंने ये एक्सेलरेट करके हमें इंडिपेंडेंस जल्दी दे दिया। तो इसका हम लोग देखेंगे। फर्स्ट तो हम लोग पहले तो देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। द फाइनल फेज ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज मार्क्ड बाय अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या था? वाइल द एम्पायर सॉट एन ऑर्डरली विड्रॉवल इट साइमल्टेनियसली एक्सेलरेटेड ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो वो एक पैराडॉक्स कर रहे थे वो टाइम पे कि वो ऑर्डरली विड्रॉवल करेंगे और उन्होंने साइमल्टेनियसली प्रोसेस को भी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के प्रोसेस को भी फास्ट कर दिया था, एक्सेलरेट कर दिया था। एडमिट्स डीप पॉलिटिकल एंड कम्युनल डिवीजन, तो ये उसका रीज़न था। द एडवांसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम जून 1948 to 15 August 1947 reflected these contradictions and profoundly shaped the कोर्स ऑफ पार्टीशन। द हेस्ट, अभी इसके बारे में हम लोग रीज़न क्या लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, इम्पीरियल रिट्रीट अमिड डिक्लाइनिंग अथॉरिटी। ब्रिटेन हैड एक्सेप्टेड दैट कंटिन्यूड रूल इन इंडिया वॉज अनसस्टेनेबल। उन्हें पता था वो लोग इंडिया में ज़्यादा टाइम रूल नहीं कर सकते हैं। कभी उनको ये रियलाइज हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। येट सॉट टू प्रिजर्व इट्स स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वाइल एग्जिटिंग रैपिडली। एग्जाम्पल, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, growing national mobilization, British post-war economic crisis exposed the limit of imperial control. Next point है the promise of orderly transition versus hurried withdrawal. उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग orderly transit करेंगे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत ना आए, बट साइमल्टेनियसली उन्होंने क्या किया, विड्रॉवल के प्रोसेस को उन्होंने फास्ट किया। While British projected itself as facilitating constitutional settlement, actual power occurred under severe time constraints. एग्जाम्पल इसका देखेंगे, 3 जून का जो प्लान था, 3 जून 1947, उसमें उन्होंने क्या अनाउंस किया, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस फॉलोड विद इन 10 weeks। ठीक है, तो ये टाइम पे उन्होंने जून में जो इन्होंने प्लान लाया उसमें उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए प्रपोजल दिया गया था। Commitment to stability versus acceptance of partition. British claim to maintain peace but ultimately endorsed division. तो उन्होंने तो बोला हम लोग पीस चाहते हैं, बट एंड रिजल्ट क्या हुआ, पार्टीशन, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस भी बढ़ते गया। द डायरेक्ट एक्शन डे वायलेंस ऑफ 1946 एंड सब्सिक्वेंट राइट्स डेमोन्स्ट्रेटेड डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो भी रीजंस क्या थे। फर्स्ट पॉइंट रीज़न की हम लोग देखेंगे। मेन की पॉइंट्स आपको लिखनी है, सिर्फ पूरा आपको लिखना नहीं है आंसर में। अभी आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, मेन की पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस, काफ़ी सारे प्लान्स आए, कैबिनेट मिशन प्लान, ऑगस्ट ऑफर, ये वो काफ़ी सारे क्रिप्स प्रपोजल, काफ़ी सारे प्लान्स आए, बट कोई भी नेगोशिएशन वर्क नहीं हुआ। Repeated efforts to preserve a united India had failed, making early settlement appear necessary. तो उन्होंने क्या देखा, कम्युनल वायलेंस भी बढ़ रहा है, कुछ नेगोशिएशंस भी नहीं हो रहे, तो उनको इजी क्या लगा कि हम लोग यहाँ से अर्ली इंडिपेंडेंस देके निकल जाए। कोलैप्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में लाया गया था, एंड ग्रोइंग कांग्रेस लीग डिफरेंसेस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल डेडलॉक। एस्केलेटिंग कम्युनल वायलेंस, तो कम्युनल वायलेंस भी बढ़ गया था। माउंटबेटन बिलीव प्रोलॉन्ग अनसर्टेनिटी कुड फर्दर इंटेंसिफाई अनरेस्ट अक्रॉस दी सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि वायलेंस स्टार्ट हो गया था बंगाल, बिहार, पंजाब, सारे रीजन्स में।
weakening of the British capacity to govern. Post-war Britain lacked the financial and military resources. तो वॉर के बाद क्या हो गया था, उनकी मिलिट्री और फिनेंसेस भी सारे रिसोर्सेज उनके ख़त्म हो गए थे और वो इंडिया के ऊपर रूल करना भी उनके लिए डिफ़िकल्ट जा रहा था. नेक्स्ट इज डिज़ायर टू ट्रांसफ़र रिस्पॉन्सिबिलिटी क्विकली. ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इंक्रीजिंगली व्यूड इंडियन लीडर्स एज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एमर्जिंग क्राइसिस. तो इनको क्या लगा, इंडियन रूलर्स ये क्राइसिस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटलीट्स 1947 में जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, हैड ऑलरेडी कमिटेड ब्रिटिश टू ट्रांसफ़र पावर बाय. तो ये टाइम पे इन्होंने बता दिया था हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पूरा पावर. माउंटबैटन्स पर्सनल असेसमेंट ऑफ अर्जेंसी concluded that delaying withdrawal could worsen instability and complicate governance. 4 जून को इन्होंने 15 अगस्त को ही डिसाइड कर दिया कि हम लोग ये डेट पे इंडिया को पावर ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, नियरली 10 मंथ्स पहले ही उन्होंने एडवांस में इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इनएडिक्वेट बाउंड्री डिमार्केशन. तो जो कि हरिडली जो डिसीजंस लिए गए थे उससे क्या हुआ, बाउंड्री डिमार्केशन प्रॉपरली नहीं हो पाया था. द कॉम्प्रेस्ड टाइमलाइन लेफ्ट इनसफिशिएंट टाइम फॉर क्लियर टेरिटोरियल सेटलमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस. तो सारे ये पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सारी कॉमन सेंस की पॉइंट्स है. जल्दी हुआ तो क्या हुआ, डिमार्केशन भी प्रॉपर नहीं हुआ. ये किसके रिलेटेड है, रेडक्लिफ अवार्ड जो कि 17 अगस्त को आया था, 2 days आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो इससे काफ़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी. मास डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन. तो लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे लोग. माइग्रेशन हो रहा था कंटिन्यूस. मिलियंस वर फोर्स्ड टू मूव विदाउट एडुकेट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी. लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस भी हो गया था. वीक ट्रांजिशनल मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू वाइड स्प्रेड किलिंग्स एंड रेप्रेजल्स. पंजाब विटनेस सीवियर वायलेंस इन विच hundreds of thousands lost their lives according to most scholarly estimates. एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिसरप्शंस आ गए थे. डिवीजन ऑफ असेट्स, पर्सनल रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशन अकर्ड अंडर एक्सट्रीम प्रेशर. पार्टीशन ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेज, रेलवेज एंड फाइनेंशियल एसेट्स हैड टू बी कंप्लीटेड विद इन वीक्स. लॉन्ग टर्म इंडिया पाकिस्तान टेंशन. तो इससे क्या हुआ, unresolved territorial and political issues carried forward into the post-colonial period. तो जम्मू कश्मीर का भी इशू आज दिन तक हम लोग देखते आ रहे हैं. तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इशू रेज हुआ था, आज दिन तक हम लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, द हिस्ट ऑफ 1947 enabled the formal end of colonial rule but imposed immense human and administrative cost on the subcontinent. The experience underscores that successful political transition require not only legitimacy and urgency but also adequate preparation, institutional capacity and social safeguards. तो ये हमको conclude इसे पॉइंट से हमको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा की ज्योग्राफी से है, जीएस पेपर 1 का ही क्वेश्चन रहेगा. हाउ हैज़ द सदर्न ऑस्सिलेशन एनहांस्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन मानसून, assess its significance for weather forecasting. वेदर फोरकास्टिंग के बारे में भी हमको इसमें डिस्कस करना होगा. ये इंडियन एक्सप्रेस से टॉपिक लिया गया है, उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में इंडियन मानसून के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. द इंडियन मानसून किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फार बियॉन्ड द इंडियन ओशन रीजन. तो सिर्फ इंडियन ओशन रीजन से ही हमारा मानसून नहीं जनरेट होता है, बाकी सारे भी रीजन है. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली स्टार्टिंग के आप लेक्चर्स में देखोगे, आई थिंक अराउंड 15 जून वाला जो सेशन था, 15 और 16 वाला, कल फर्स्ट 15 वाले सेशन में आप लोगों को ये आंसर इंडियन मानसून के बारे में पूरा डिस्कस किया गया था. ठीक है, कैसे क्या क्या रीजन्स है इंडियन मानसून के, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. तो वही हमको यहाँ पे भी लिखना है. अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल लिंकेजेस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द मानसून बिहेवियर एंड वेरिएबिलिटी भी पॉइंट्स हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी. हाउ इज द सदर्न ऑसिलेशन एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन मानसून. फर्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिश ग्लोबल क्लाइमेट लिंकेजेस. द सदर्न ऑसिलेशन शोड दैट इंडियन मानसून इज कनेक्टेड
to large-scale atmospheric circulation over Pacific Ocean rather than being isolated regional phenomenon. Sir Gilbert Walker, while serving as Director General of Observatories, identified pressure oscillations between the eastern and the western Pacific while studying monsoon variability. Next is explained year-to-year monsoon variability. सदर्न ऑसिलेशन ने हेल्प क्या किया है हमें, वाई monsoon rainfall fluctuates significantly between different years despite similar regional conditions. इसमें हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे. नेगेटिव फेज ऑफ सदर्न ऑसिलेशन इज जनरली एसोसिएटेड विद एल नीनो कंडीशंस which often collide with the weaker monsoon rainfall led to ENSO framework. The linkage of the southern oscillation and Pacific Ocean temperature anomalies later evolved into the concept of El Nino southern oscillations, जो कि दिया गया था जैकब जर्किंस के द्वारा. ये कंसेप्ट दिया गया था. Improved scientific basis of monsoon studies. It shifted monsoon research from simple statistical correlation towards understanding the physical climatic mechanisms. Modern climate research institutions such as IMD and IITM Pune incorporate ENSO related parameters and seasonal. तो अभी ये सारे इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, मानसून को प्रिडिक्ट करने के लिए ये फैक्टर्स भी वो लोग कंसिडर करते हैं. आगे की पॉइंट है प्रोलॉन्ग्ड स्टडी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. सदर्न ऑसिलेशन जो SAO है हाईलाइटेड हाउ डिस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस कैन इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे. सिमिलर क्लाइमेट टेलीकनेक्शंस नाउ स्टडीड थ्रू इंडियन ओशन डायपोल एंड मेडेन-जुलियन ऑसिलेशन. सिग्निफिकेंस क्या है इसका वेदर फोरकास्टिंग में सदर्न ऑसिलेशन का? It provided an early predictive indicator. Monitoring southern oscillation enables to anticipate broad monsoon tendency months in advance. IMD का जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है रेगुलरली किसके ऊपर, कौन सी कंडीशंस, एनसो कंडीशंस को भी ये लोग कंसिडर करते हैं जब ये monsoon आउटलुक कुछ देना चाहते हैं. Strengthen seasonal forecasting models. It became one of the important predictors used in long range forecasting. इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रिपेयर्डनेस. जैसे फोरकास्ट बेटर हो रहा है तो एग्रीकल्चर के लिए भी फार्मर्स हमारे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं. बेटर सीजनल फोरकास्ट सपोर्ट क्रॉप प्लानिंग एंड अकॉर्डिंगली वो अपनी क्रॉप प्लानिंग प्रॉपरली कर सकते हैं. इरिगेशन का स्केड्यूलिंग कर सकते हैं एंड कंटिजेंसी मेजर्स. कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए भी वो लोग प्रिपेयर्ड रह सकते हैं. फॉरकास्ट एडवाइजरीज इशूड अंडर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा हेल्प farmers adjust sowing decisions based on the monsoon outlooks. Enhanced disaster risk management. Anticipation of deficient or excess rainfall improves preparedness for drought and flood. ज़्यादा रेनफॉल रही तो फ्लड आ जाएगा, एक्सेस डेफिशिएंट रही तो ड्रॉट आ जाएगा. तो इससे भी ये लोग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं. ठीक है. Advanced climate modeling capabilities. Understanding southern oscillation has improved numerical weather prediction and climate simulation models. The monsoon mission of the Ministry of the Earth Sciences has utilized improved climate modeling to enhance forecast accuracy. Conclusion में हम लोग क्या बताएंगे, जो southern oscillation है उसने क्या ट्रांसफॉर्म किया है, the scientific understanding of the monsoon by revealing its global climatic conditions or connections. As climate variability intensifies, continuous advances in ENSO-based research and forecasting will remain crucial for strengthening India's weather resilience and planning capacity. GS पेपर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो भी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ही लिया गया है. इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है मीडियम. द परसिस्टेंस ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल डेफिसिट इन पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सोशल डेवलपमेंट. तो जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशंस है वो क्या बताती है हमको, डेफिसिट्स बताती है. देयर आर स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स किसमें, पब्लिक हेल्थ में, न्यूट्रिशन में और सोशल डेवलपमेंट में. इसको हमको एनालाइज करके कोई आंसर बताना है. इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, चाइल्ड न्यूट्रिशन इज़ अ की इंडिकेटर. चाइल्ड न्यूट्रिशन क्या है, की इंडिकेटर ऑफ
नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्राम्स, इसी से ही हमें क्या पता चलता है नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। चाइल्ड न्यूट्रिशन से ही हमें एक कंट्री का फ्यूचर पता चलेगा। डिस्पाइट सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मल्टीपल वेलफेयर इंटरवेंशंस, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, रिवीलिंग डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन हेल्थ न्यूट्रिशन। वही जो क्वेश्चन है उसी को हमको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ऐड करना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स क्या क्या है, मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेफिसिट्स, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, तो अगर मदर की भी न्यूट्रिशन पुअर रहेगी वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगी, बर्थ आउटकम, दैट इज द चाइल्ड जिसको वो बर्थ देने वाली है। लीडिंग टू लो बर्थ वेट एंड इंटरजेनरेशनल माल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू NFHS 6 जो कि 2025 और 26 में कैरी आउट किया गया है। While stunting declined nationally, several states continue to record high levels of child undernutrition, indicating persistent maternal and child health gaps. Next है जो deficit है, inadequate infant and young child feeding practices, poor breastfeeding and complementary feeding practices reduce nutritional intake। तो इससे क्या हो रहा है, poor practices की वजह से nutritional intake भी कम हुआ है काफ़ी। ये कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। वीक डाइटरी डाइवर्सिटी एंड फूड क्वालिटी, तो क्वालिटी ऑफ द फूड भी ख़राब है और डाइटरी डाइवर्सिटी भी इतनी नहीं है, वेरियस फूड्स लोग नहीं खाते आजकल। फूड सिक्योरिटी डज नॉट नेसेसरी ट्रांसलेट इनटू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओनली 3% ऑफ चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 23 रिसीव एडिक्वेट डाइट। 3% काफ़ी, ये फिगर काफ़ी कम है। Deficiencies in water, sanitation and hygiene, frequent infection, reduce nutrient absorption and contribute to chronic undernutrition. Regional and socio-economic inequalities, uneven development across states and vulnerable groups perpetuate nutritional disparities। जो केरला का स्टंटिंग रेट है जो कि 20% है, बिहार और झारखंड का ये स्टिल 35% है। तो ये हम लोग रीजनल डिस्पैरिटीज़ में एग्जाम्पल में दे सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, परसिस्टेंट बर्डन ऑफ वेस्टिंग एंड अंडरवेट चिल्ड्रेन, तो इससे क्या हो रहा है, वेस्टिंग और अंडरवेट चिल्ड्रेन है आजकल इसमें, ठीक है। वीक कन्वर्जेंस अमॉन्ग स्कीम्स, न्यूट्रिशन आउटकम डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड फूड सेक्टर्स। नीति आयोग का जो पोषण अभियान है उसके रिव्यू रिपोर्ट में क्या पाया गया है, रिपीटेडली हाईलाइटेड द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इंटरडिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस, behavioral and awareness barriers. Nutrition related practices are often influenced by social norms and educate awareness. Declining breastfeeding levels in several high state burden states indicate gap in postnatal counseling and family level awareness. Capacity constraint in frontline delivery systems, shortage of trained personnel, uneven service delivery affect program effectiveness. Emerging food and health vulnerabilities, urbanization, climate change and rising food costs increasingly affect nutrition outcomes. Measures क्या है, sustainable improvement in child nutrition के लिए क्या क्या measures लिए जा सकते हैं। strengthen the फर्स्ट 1000 days अप्रोच, तो 1000 days अप्रोच को हम लोगों को काफ़ी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ग्रेटर फोकस देना पड़ेगा ऑन दी मैटरनल न्यूट्रिशन, एंटीनेटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। द पोषण अभियान प्रायोरिटाइजेस इंटरवेंशन ड्यूरिंग क्रिटिकल विंडो फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 years ऑफ एज। प्रमोट न्यूट्रिशन सेंसिटिव डेवलपमेंट, nutrition goals should be integrated with sanitation, drinking water, education and livelihood initiatives. Convergence जैसे कि convergence of जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान कैन इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स। स्कीम्स को भी हमको ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके प्लान करने आना चाहिए। इम्प्रूव डाइटरी डाइवर्सिटी एंड फूड फोर्टिफिकेशन, डाइटरी डाइवर्सिटी को हमको इम्प्रूव करना है। फूड फोर्टिफिकेशन मीन्स हमको इसमें न्यूट्रिएंट्स
ऐड करने पड़ेंगे. पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुड फोकस ऑन क्वालिटी न्यूट्रिशन rather than calorie sufficiency alone. The PM Poshan Scheme and Fortified Food Initiative seek to address micronutrient deficiencies among children, strengthening community-based behavior change and initiatives. Next point है adopt data-driven and decentralized nutrition governance. District-specific strategies should be developed based on local nutritional challenges. So हर एक एरिया के challenges अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से उनको डिसेंट्रलाइज न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए. चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इज अल्टीमेटली अ रिफ्लेक्शन, जो कंक्लूजन है, इट इज अल्टीमेटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रॉडर डेवलपमेंटल डेफिसिट्स rather than merely a shortage of food. Sustained progress will require a shift from fragmented welfare delivery to an integrated human development approach that places न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी. तो ये काफ़ी जनरलाइज्ड कंक्लूजन है. आप लोग इसी को थोड़े से वर्ड्स चेंज करके, बहुत सारे आंसर्स में ये आप कीवर्ड्स यूज़ करके कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन जो है, अफ्रीका इज़ नो लॉन्गर अ बेनिफिशियरी ऑफ डेवलपमेंट कोऑपरेशन बट अ की स्टेक होल्डर इन शेपिंग फ्यूचर. तो पहले क्या था, अफ्रीका अंडर डेवलप कंट्री थी, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज थी अफ्रीका में. अभी वो चेंज हो गए, क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनके कंट्रीज़ में आ गया है. डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़. तो इस हिसाब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, अफ्रीकाज डेमोग्राफिक वेट, रिसोर्सेज एंड डिप्लोमेटिक वॉइस हैव मेड इट सेंट्रल टू द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल South. Its admission as the permanent G20 member in 2023 under India's presidency shows this shift from marginality to agency. Africa as a key stakeholder. इसकी supporting points में हम लोग क्या लिखेंगे, demographic centrality. अफ्रीका का जो young population है, it makes a future drive of the labor market and innovation, not merely the recipient of assistance. नेक्स्ट है रिसोर्स एंड क्लाइमेट रेलिवेंस. अफ्रीका इज क्रिटिकल फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी भी मिलती है हमें, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट नेगोशिएशंस, मेकिंग इट सेंट्रल टू ग्लोबल डेवलपमेंट चॉइसेस. इंस्टीट्यूशनल असर्शन. अफ्रीका इज डिमांडिंग ग्रेटर वॉइस इन ग्लोबल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट फाइनेंस रिफॉर्म्स. तो अफ्रीकन यूनियन की जो एंट्री G20 में दी गई थी, जो इंडिया ने बैक की थी, ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, अफ्रीका का राइजिंग रोल इन द ग्लोबल रूल मेकिंग. अभी इम्प्लीकेशन क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रायोरिटीज़ कैसे चेंज होने चाहिए. पार्टनरशिप ओवर पैरेंटलिज्म. इंडिया मस्ट डिपेंड अ डिमांड ड्रिवन मॉडल बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लोकल प्रायोरिटीज एंड म्यूचुअल बेनिफिट. डेवलपमेंट कोऑपरेशन एज स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी. India should treat Africa as a long-term partner in health, education, skilling, agriculture and infrastructure. ये पॉइंट आप ना दूसरे आंसर्स में भी, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर कुछ आंसर पूछते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ आप लिख सकते हो कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कोई भी कंट्री को एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर चूज़ करना चाहिए. ठीक है. फॉर वेरियस सेक्टर, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Digital public infrastructure diplomacy. India can offer affordable and sovereign digital models to African partners instead of closed platform dependency. Climate and energy justice. India must jointly advocate with Africa for finance, technology transfer and policy space for industrialization. Geopolitical balancing. India needs sustained political engagement as China, EU, Gulf countries and others compete for influence in अफ्रीका. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इंडिया की जो अफ्रीका पॉलिसी है, इट मस्ट मूव फ्रॉम एपिसोडिक आउटरीच टू सस्टेन को क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंटल pathways. A confident India-Africa partnership can make the global south a rule shaper, not merely a rule taker. तो इससे क्या होगा, इंडिया अफ्रीका अगर एक साथ आ गए तो we can become the leader in the global south as well. Next question है, discuss the significance of capital account inflows in addressing external sector imbalances. Evaluate the risk associated with their use as a
पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, जो कंट्री की एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी है किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन इट्स एबिलिटी टू फाइनेंस करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द करेंसी। तो एक्सटर्नल सेक्टर की जो स्टेबिलिटी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। 2 पैरामीटर्स है, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट, आप सबको इसका डेफिनेशन पता है, साथ ही में इनको क्या करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बाकी कंट्रीज़ को इंडियन करेंसी पे। उसी से क्या होगा, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी रहेगी। In an increasing integrated global economy, capital account inflows have become an important source of financing external imbalances and supporting microeconomic stability. Significance क्या है इसका, financing current account deficits. Capital inflows help bridge the gap where imports of goods, services and transfers exceed export earning, thereby preventing external पेमेंट प्रेशर। स्ट्रेंथनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी क्या होगा, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। कैपिटल इनफ्लोज ऑगमेंट फॉरेक्स रिजर्व्स, एनहांसिंग इकोनॉमीज एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सटर्नल शॉक्स एंड करेंसी वोलेटिलिटी। नेक्स्ट है सपोर्टिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। हायर फॉरेन इनफ्लो रहेगा तो वो क्या करेगा, it would improve the foreign currency availability and reduce excessive depreciation pressure on the domestic currency, enhancing investor confidence. Sustained capital inflow signal confidence in economic fundamental and improve perception of the external sector growth. Next is supplementing domestic savings and investment. Foreign capital helps finance productive investments where domestic savings are insufficient to meet the developmental requirements. तो इससे क्या होगा, FDI inflow into manufacturing and infrastructure have contributed to capital formation and industrial expansion in the recent years. अभी रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है इससे, रिस्क एसोसिएटेड यूज ऑफ कैपिटल इनफ्लोज एज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, वर्नरेबिलिटी टू सडन रिवर्सल, पोर्टफोलियो फ्लोज आर हाईली सेंसिटिव टू ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन एंड कैन एग्जिट रैपिडली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। ये एक पॉइंट, एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन प्रेशर, एक्सेसिव इनफ्लोज कैन लीड टू करेंसी एप्रिसिएशन, एडवर्सली इफेक्टिव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इंक्रीज्ड एक्सटर्नल डिपेंडेंस, persistent reliance on the foreign capital may reduce incentives for strengthening domestic savings and export competitiveness. Economies experiencing prolonged dependence on external financing have often faced balance of payments vulnerability during global shocks, higher contingent liabilities and cost. Certain capital mobilization measures may impose future fiscal or monetary cost through hedging and risk sharing arrangements. Exposure to global financial contagion, greater dependence on external capital transmit international financial shocks into domestic economy. Conclusion में हम लोग कैसे इसको conclude करेंगे, capital account inflows can play a crucial role in managing external sector imbalances and supporting economic growth. However, sustainable external stability ultimately depends on strengthening exports, maintaining prudent macroeconomic policies and building resilient domestic sources of financing. ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन टू अर्थ मैक्सिम से दिया गया है। Examine the role of climate resilient infrastructure in reducing disaster risk and developmental losses. Analyze the barriers to its widespread adoption. Recommend sustainable policy intervention. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आंसर होगा ये, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिए, इसके पॉइंट्स को। आपको मेंस में ये आंसर डेफिनेटली ये आंसर है, इसके अराउंड कुछ आंसर आपको फ्रेम किया जा सकता है। दैट इज क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट, climate resilient infrastructure is essential for reducing disaster risk and sustaining developmental gains in the warming world. As climate induced extreme events become more frequent, infrastructure resilience has emerged as the critical pillar of
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो भी इसमें हम लोग आगे क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, रोल ऑफ द क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क एंड द डेवलपमेंटल लॉसेज। इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगी, रिड्यूसिंग डिजास्टर रिलेटेड मॉर्टेलिटी एंड डैमेज। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इट मिनिमाइजेस, क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ मिनिमाइज हो जाएगी एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दी साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड दी हीट वेव्स। साइक्लोन फैनी जो कि 2019 में आया था, डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ ओडिशा's रेजिलेंट साइक्लोन शेल्टर्स एंड इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग कैजुअलिटीज डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। सेकेंड है ensuring continuity of essential services। रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, इट हेल्प्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर सप्लाई एंड हेल्थ केयर सर्विसेज ड्यूरिंग दी डिजास्टर। जैसे कि एम्स भुवनेश्वर ने अडॉप्ट किया डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द क्रिटिकल हेल्थ केयर ड्यूरिंग साइक्लोन्स। तो कि जैसे हमको पता है कि ओडिशा में साइक्लोन्स के फिनोमेना काफ़ी आते हैं, तो एम्स भुवनेश्वर ने क्या किया है, कंटिन्यूटी रखा है ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ साइक्लोन्स। हेल्थ केयर सर्विस वो कंटिन्यूली प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रोटेक्टिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसेस डिसरप्शन टू ट्रेड, इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, thereby limiting economic losses. The correlation of the disaster resilient infrastructure, which is CDRI, it highlights the resilient transport and energy systems can sustainably reduce post disaster recovery. Enhancing urban resilience, तो हमको urban resilience, climate resilient urban infrastructure, it mitigates the flooding, heat stress and water scarcity in rapidly urbanizing regions. अहमदाबाद का एग्जाम्पल में लिखेंगे, अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान इंटीग्रेट्स हीट रेजिलिएंट अर्बन मेजर्स सच एज कूलिंग सेंटर्स एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स टू रिड्यूस हीट रिलेटेड इम्पैक्ट, सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेफगार्ड्स डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रिवेंट्स रिपीटेड असेट डिस्ट्रक्शन। द सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि 2015 से 2030 तक ये क्या करता है, एम्फोसाइज करता है ऑन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ की फॉर प्रोटेक्टिंग डेवलपमेंटल गेन्स। अब इसके लिए बैरियर्स क्या है, हाई अपफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो कोई भी ऐसी चीज़ को लागू करने के लिए हमेशा आप लोग ये कॉमन पॉइंट लिख सकते हो कि अपफ्रंट जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रहेगी वो हायर रहेगी। रेजिलिएंट डिज़ाइंस ऑफन रिक्वायर, तो ये कॉमन पॉइंट है, आप लोग काफ़ी सारे आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ कॉमन पॉइंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ही हाई होगा। रेजिलिएंट डिज़ाइंस ऑफन रिक्वायर हायर इनिशियल एक्सपेंडिचर, डिस्करेजिंग एडॉप्शन ऑफ रिसोर्स ओरिएंट कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट्स। मैनी अर्बन लोकल बॉडीज फेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन अपग्रेडिंग ड्रेनेज, फ्लड कंट्रोल एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबिलिटी, तो काफ़ी कंट्रीज़ के पास क्लाइमेट फाइनेंस के लिए अवेलेबिलिटी ही नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज कंटिन्यूज टू फेस गैप इन असेसिंग अडॉप्शन फाइनेंस। वीक इंटीग्रेशन इनटू प्लानिंग प्रोसेस, क्लाइमेट रिस्क आर ऑफन insufficiently incorporated into infrastructure planning and project appraisals. Data and technical capacity limitations, accurate climate projections and specialized engineering expertise remains inadequate in many of the regions. Fragmented institutional coordination, many agencies with overlapping mandates often delay implementation and monitoring. पॉलिसी इंटरवेंशन, इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, वी हैव टू मेन स्ट्रीम क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, दैट इज क्लाइमेट रिस्क का जो स्क्रीनिंग है, इट शुड बी कैरिड आउट ऑन, शुड बिकम मैंडेटरी इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है जो गवर्नमेंट ने लाया गया, इट एडवोकेट्स इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रिस्क कंसिडरेशंस इनटू डेवलपमेंटल प्लानिंग। नेक्स्ट है एक्सपांड एडेप्शन एंड रेसिलियंस फाइनेंसिंग, डेडिकेटेड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स शुड सपोर्ट रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली इन वल्नरेबल रीजन्स। स्ट्रेंथनिंग स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड्स, climate resilient engineering standards should be regularly updated and strictly enforced. The Bureau of Indian Standards should periodically
revises disaster resistant construction standards for hazard prone areas. Next is we have to promote nature based infrastructure solutions like the mangrove ecosystem, enhance local institution capacity, training, technical support और decentralized planning पे भी हमको strengthen करने के ऊपर effective implementation और focus करना पड़ेगा. 15th फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड करता है? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रास टू स्ट्रेंथन लोकल रेजिलियंस एंड प्रिपेयर्डनेस कैपेसिटीज. कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट मियरली एन adaptation measure but a strategic investment in economic security and sustainable development. Building resilience into infrastructure today will determine the capacity of societies to withstand the climate challenges of tomorrow while safeguarding the developmental gains. तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 4 से. जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का क्वेश्चन है जो कि एथिक्स को बिलोंग करता है. क्वेश्चन नंबर 7. कैरेक्टर इज रिवील्ड नॉट बाय अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल बट बाय द चॉइसेस मेड इन द रिस्पॉन्स टू देम. डिस्कस इट्स रेलिवेंस इन एथिकल डिसीजन मेकिंग. तो हर एक के पास क्या होता है? एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है और जब अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो डिसीजन कैसे लेते हैं उसके ऊपर उसका कैरेक्टर, कोई भी पर्सन का कैरेक्टर डिफाइन होता है. इसका रिलेवेंस हमको बताना है एथिकल डिसीजन मेकिंग में. ठीक है. इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? कैरेक्टर इज शेप्ड नॉट बाय द सर्कमस्टेंसेस अलोन बट बाय द मॉरल चॉइसेस. तो कैरेक्टर कैसे शेप होता है? सर्कमस्टेंस के ऊपर नहीं बट द चॉइस, द मॉरल चॉइस विद द इंडिविजुअल हैज टेकन when faced with opportunities, temptations and dilemmas. Ethical conduct reflects the values that guide these choices. Meaning of the statement हमको पहले बताना है. Choices reveal values. Opportunities are available to many. जैसे कि हमको पता है अपॉर्चुनिटी सभी को मिलती है but the response to them reflects individual's true moral character. तो कैरेक्टर कैसे पता चलेगा? जब उसको इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी दी और वो तभी कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है. एग्जाम्पल में लिखेंगे महात्मा गांधी चूज द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस डिस्पाइट अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी. कैरेक्टर एमर्जेस ड्यूरिंग डलाइमा. तो डलाइमा में जब आप रहते हो, प्रेशर में रहते हो, तभी आपका ट्रू कैरेक्टर बाहर आता है. एथिकल स्ट्रेंथ बिकम्स विजिबल व्हेन इंडिविजुअल्स फेस कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड डिफिकल्ट अल्टरनेटिव्स. लाल बहादुर शास्त्री रिजाइंड एज रेलवे मिनिस्टर एक्सेप्टिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ट्रेन एक्सीडेंट. तो देखा इसका कैरेक्टर डलाइमा में था तो इन्होंने क्या किया? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कि वो वहाँ से रेजिग्नेशन दे बिकॉज ही वॉजंट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट थिंग. ठीक है. ये बोला जा सकता है ये सेंटेंस से. पावर टेस्ट मॉरल फाइबर. पोजेसिंग अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस डज नॉट डिफाइन कैरेक्टर, इट्स एथिकल यूज डज. प्रिंसिपल ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस रिक्वायर्स पब्लिक ऑफिशियल्स टू अवॉइड मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स. रेलिवेंस इन एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रमोट्स. आज के ये जो रेलिवेंट्स इसका बताना है हमको डिसीजन मेकिंग में. प्रमोट्स इंटीग्रिटी. एथिकल डिसीजंस रिक्वायर चूजिंग व्हाट इज राइट रेदर देन व्हाट इज पर्सनली बेनिफिशियल. सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने आइडेंटिफाई किया इंटीग्रिटी को एज कोर वैल्यू ऑफ द पब्लिक सर्विस. एनकरेज मॉरल करेज. एथिकल डिसीजन मेकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स रेजिस्टिंग प्रेशर एंड स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल्स. अशोक खेमका जो कि IAS ऑफिसर है एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर. तो एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो. इट स्ट्रेंथेन्स पब्लिक ट्रस्ट. कंसिस्टेंटली एथिकल चॉइसेस एनहांस इंस्टीट्यूशंस क्रेडिबिलिटी एंड द लेजिटिमेसी. एंश्योर्स पब्लिक इंटरेस्ट ओरिएंटेशन. एथिकल चॉइसेस प्रायोरिटाइज सोशल वेलफेयर ओवर पर्सनल गेन. सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड to uphold the constitutional values of justice, equality and public welfare while exercising authority. Conclusion में हम लोग क्या लिखेंगे? Ethical character is ultimately measured by the choices individual make when confronted with opportunity challenges. Consistently making value-based decisions is the foundation of both personal integrity and ethical governance. तो ये आपके keywords conclusion में आप लोगों को ये यूज़ करना ही है. ठीक है. जो कि आपको 2 से 4 मार्क्स ज़्यादा ही देगा. ठीक है. तो ये थे हमारे आज के 7 क्वेश्चंस. दैट इज़ 17 जून को डिस्कस किए गए हैं 7 क्वेश्चंस. ऐसे ही हम लोग अगर आज से मेंस तक
अगर 2 मंथ्स भी हम लोग दैट इज़ 60 डेज़ भी हम लोग 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन भी मैं बोलूँ 6 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, 360 क्वेश्चन आपके मेंस तक कवर किए जा सकते हैं। 360 क्वेश्चन में आपको इतना नॉलेज मिलेगा, काफ़ी सारे आंसर्स आपको लगेंगे रिपीट भी हो रहा है, काफ़ी सारे पॉइंट्स तो आपको याद होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपको ये भी हो जाएगा कि कॉमन पॉइंट्स आप लोग अलग अलग आंसर्स में भी लिख सकते हो। साथ ही में आपको ये कैसे थ्योरी है ना पूरा, आपको डायग्रामेटिकली भी पॉइंट्स आपको लिखने आना चाहिए। जैसे कि आपने एक ये बनाया, यहाँ पे ऐसे चैलेंजेस लिख दिए, 5 चैलेंजेस फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको चैलेंजेस लिखते आना चाहिए, और उसी को बाद में आप लोग एक्सपांड कर सकते हो नीचे। तो जितना एग्जामिनर के लिए इजी रहेगा, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से आप लोग अगर आंसर्स दे पाओगे, लिख पाओगे, तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी एक तरीके के नोट्स भी आप इसको बना सकते हैं। तो कल से हम लोग ट्राई करेंगे, जो हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इसी को हम लोग किस में लिखें, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में मैं आपको इमीडिएटली वहाँ पे बताते जाऊँ। तो ये था आज का सेशन, जो कि था यूपीएससी क्वेश्चंस ये लिए गए हैं इनसाइट्स सिक्योर सिनॉप्सिस से। ठीक है, कंटेंट बिलोंग्स टू दी इनसाइट्स आईएएस। ठीक है, मैं जस्ट ये आपके रेफरेंस के लिए ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज के थे ये क्वेश्चंस 7। कल मिलेंगे सेम ही इसी टाइम पे लगभग लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू।